वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे साउथ इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया कि बॉडी इतनी तरीके से डैमेज थी कि उसे आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पा रहा था। एक मर्डर से सुपरस्टार की बात होना, वो भी लगातार 3-4 दिन तक। बेल्ट से मारा, पवित्रा ने उसे चप्पलों से मारा, एलिमिनेट करने के मकसद से ही आए थे। वेलकम बैक गाइस टू दिस नॉट सो अमेजिंग वीडियो। 9 जून 2024 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे साउथ इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया। मैं बात करने वाला हूँ रेणुका स्वामी मर्डर केस की। In the Renuka Swamy murder case, Investigation, of course, now. रेणुका स्वामी मर्डर केस के बारे में जानने से पहले हम बताते हैं 9 जून को हुआ क्या था। 9 जून जहां इंडिया और पाकिस्तान का मैच था न्यूयॉर्क में, वहीं पे बेंगलुरु एक ऐसा इंसिडेंट सामने आता है जिसने सबको हिला के रख दिया। नॉर्मली एक डिलीवरी बॉय काशीपल्लिया से निकल रहा था डिलीवरी करने के लिए। वो देखता है कि नाले के पास बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं और ग्राउल कर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सोचता है कि जाके मैं एक बार चेक करता हूँ कि एग्जैक्टली वहाँ पे है क्या। वो वहाँ जाता है और वो शॉक हो जाता है। वो देखता है वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है, जिसे डॉग्स, मतलब जाके लोकल डॉग्स हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो लोग नोच नोच के खा रहे हैं। एंड वो एकदम से शॉक हो जाता है, वो घबरा जाता है। वो सोचता है मुझ पे ना आए, उससे पहले मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूँ। वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस वहाँ पे आती है, एम्बुलेंस आती है और पुलिस तुरंत आके वहाँ पे कॉरिडोर कर देती है पूरा लोकेशन। वहाँ से बॉडी को ले जाया जाता है नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वहाँ पे उसका किया जाता है पोस्टमार्टम। और वहाँ पे पोस्टमार्टम से पहले आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि बॉडी बुरी तरीके से डैमेज थी, कुत्तों ने उसे नोच नोच के खा लिया था और बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स थे ही नहीं। ना ही उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन था, ना ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बॉडी थी। फिर पुलिस सोचती है कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए। तो आसपास के लोकल जो कितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे मतलब शिनाख्त चालू करती है कि ऐसी कोई कंप्लेन आई है, लाइक 30 से 35 के बीच में किसी मेल की मिसिंग रिपोर्ट्स। और उन्हें पता चलता है कि एक मिसिंग रिपोर्ट आई है 35 ईयर्स ओल्ड की रेणुका स्वामी। और ये पूरी स्टोरी रेणुका स्वामी के ऊपर बेस्ड है और इसमें एंट्री होती है एक बहुत बड़े सुपरस्टार के नाम की, जिसकी वजह से पूरा साउथ इंडियन सिनेमा हिल जाता है। तो जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि रेणुका स्वामी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है, वो पहुंच जाती है रेणुका स्वामी के घर पे। वहाँ पे उसकी मदर होती हैं, उसकी बीवी होती हैं जो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा होने वाला था। वो उसकी मदर को उठाती हैं, बोलती हैं चलिए आप हमको शिनाख्त करवानी है। उसकी मदर एकदम शॉक्ड है कि क्या हो गया मेरे बच्चे को, मतलब अभी तो मैंने 8 तारीख को मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी और 9 तारीख को ऐसे पुलिस मेरे घर पे आई है। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए कि एटलीस्ट पता चले कि क्या यही रेणुका स्वामी की बॉडी है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि बॉडी इतनी तरीके से डैमेज थी कि उसे आइडेंटिफिकेशन हो नहीं पा रहा था। तो उसका आइडेंटिफिकेशन उसकी मदर ने किया उसके क्लोथ्स के थ्रू, क्योंकि सैटरडे को ही ये निकला था अपने घर से, मतलब रेणुका स्वामी अपने घर से बोल के निकलता है कि मैं जल्दी ये घर पे आ जाऊँगा, क्योंकि इसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा होने वाला था। तो उसकी मदर बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम आ जाना। और आज मतलब 9 तारीख को उसकी माँ ये आइडेंटिफिकेशन करने आई है कि उसके लड़के की डेड बॉडी है। तो उस माँ के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है कि उनका लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। तो आप और मैं ये दोनों सोच रहे हैं कि कौन है रेणुका स्वामी, क्यों ये स्टोरी रेणुका स्वामी के ऊपर बेस्ड है और क्यों इससे एक साउथ इंडियन सिनेमा हिल गया। तो रेणुका स्वामी एक नॉर्मल इंसान है जो एक अपोलो फार्मेसी में काम करता था और वो दर्शन ठगुदीपा का बहुत बड़ा फ़ैन है। अब आप ये कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि दर्शन इज़ अ सुपरस्टार, जो एक साउथ इंडियन सिनेमा का बेसिकली एक सुपरस्टार है जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करता है। और जैसे साउथ इंडियन सिनेमा एक बहुत क्रेज़ और एकदम रिजिड फ़ैन फॉलोइंग पे चलती है, सेम ये चीज़ वहाँ पे एम्प्लाई होती है। उसकी माँ की शिनाख्त के बाद तब पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि ये बॉडी रेणुका स्वामी की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस हिल के रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से इतने शांत इलाके में एक ऐसी इंसिडेंट होने का मतलब क्या है, और वो भी एक अनजान इंसान से जो एक नॉर्मल इंसान है। पोस्टमार्टम में आता है कि उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था, उसकी जीभ काट ली गई थी, उसका जो ये फ्रैक्चर हो गया था, जॉ पूरा फ्रैक्चर हो चुका था, उसे पाइप और बेल्टों से मारा गया है और मारने से पहले उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। तभी ऑल ऑफ अ सडन 10 तारीख को 3 लोग आके उसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पे ये बॉडी मिली थी रेणुका स्वामी की, सरेंडर कर दे। राघवेंद्र, केशव मूर्ति और कार्तिक।
ये तीनों आके वहाँ पे सरेंडर कर देते हैं कि हमने रेणुका स्वामी को मारा है। लेकिन पुलिस भी शॉक रहती है कि 2 दिन में केस कैसे सॉल्व हो गया। मीडिया में हंगामा मच जाता है कि एक डेड बॉडी मिली थी, उसका 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाना, एंड दैट इज़ अ बिग न्यूज़। उसके बाद पुलिस इनसे इन्वेस्टिगेशन करती है कि तुमने आखिर रेणुका स्वामी को क्यों मारा, मतलब आप किसी से क्यों इतना क्रूरतापूर्वक काम कैसे कर सकते हो। उनका कहना है कि हमने पैसों के लेन देन में उसे मार दिया। और पुलिस एकदम से शॉक हो जाती है। इस केस उन्होंने सुना कि सिर्फ पैसों के लेन देन में किसी को इतना टॉर्चर करना और फिर उसे मार देना। यूजुअली पैसों के लेन देन में धमकी होती है, मारामारी होती है, पर किसी को जान से मार देना, दैट इज़ समथिंग पुलिस वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। बट वहाँ के जो ACP थे उन्हें ये थोड़ा वियर्ड लगा। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ऑल ऑफ अ सडन ऐसा एक केस होता है और दूसरे दिन आके कोई सरेंडर करता है। यूजुअली लोग गायब हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू रिवील देयर लोकेशन और आइडेंटिटी, लेकिन बंदे आके सरेंडर कर रहे हैं। वो पुलिस पे दबाव बना रहे हैं कि आप लोग इस केस की फिर से अच्छे से जांच कीजिए, कुछ ना कुछ इसमें तथ्य छुपे हुए हैं। वो सबसे पहले कॉल लॉग्स निकालते हैं, इन तीनों जिन्होंने सरेंडर किया है और रेणुका स्वामी की, इनकी लास्ट कॉल लोकेशन से लेके जितनी इनकी 3-4 दिन की कॉल लॉग्स है उन सबको निकाला जाता है। और जब पुलिस इन तीनों के कॉल लॉग्स निकालती है तो वो एकदम शॉक हो जाती है। उन्हें ये दिखता है एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान का नंबर जिनसे इनकी रेगुलर बात हो रही थी, लेकिन वो डायरेक्टली उस इंसान पे आरोप नहीं लगा सकते थे। तो ACP ही वॉज स्मार्ट गाय, उसने सोचा कि इन तीनों को अलग से ले जाके एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। फिर ACP इन तीनों को एक क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और राघवेंद्र वो गिव अप कर देता है, वो टूट जाता है और पूरा सिनेरियो बता देता है कि वो इस बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान से इतनी बात क्यों कर रहा था, पूरा सीन क्या है। अब इस बड़े इन्फ्लुएंशियल इंसान का नाम निकल के आता है दर्शन थगदीपा। दर्शन इज़ अ साउथ इंडियन सुपरस्टार जिसका एक बहुत ही कट्टर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, और उससे कोई दिक्कत नहीं है कि एक कट्टर और स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, लेकिन एक मर्डरर से एक सुपरस्टार की बात होना, वो भी लगातार 3-4 दिन तक, दैट इज़ समथिंग अलार्मिंग। और पुलिस इस एंगल से देखना चालू करती है। दर्शन के बारे में बता दूं कि दर्शन की एक मैरिड लाइफ है। दर्शन की शादी सन 2000 में विजय लक्ष्मी के साथ हुई थी। इनकी एक अच्छी फैमिली थी, एक 11 साल के आसपास का लड़का था, लेकिन दर्शन वॉज इन्वॉल्व इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब ये चीज़ें मैं जितनी भी इसमें बताऊंगा, दिस इज़ नॉट माय वर्ड्स, ये सारे आर्टिकल्स, पुलिस रिपोर्ट और जितनी चीज़ें हैं उनके बेस्ड ऊपर ये स्टोरी है। तो मैं सारी ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। दर्शन और पवित्रा का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकलता है जो 10 साल से चल रहा है, लेकिन दर्शन की वाइफ विजय लक्ष्मी ये सोच के इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठा पा रही थी क्योंकि उनका एक 11 साल का लड़का है और पूरी इमेज टार्निश हो जाएगी, इससे बेटर वो चुप रहती हैं। लेकिन 2023 में कुछ ऐसा हुआ कि पवित्रा ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, 1 decade डाउन एंड फॉरएवर टू गो, 10 years टू आवर रिलेशनशिप, और इस कैप्शन को कंफर्म कर दिया। और पवित्रा के ये फ़ोटो पोस्ट करने के साथ ही सबको ये पता चल गया कि दर्शन इज़ चीटिंग टू हिज वाइफ। ये पता चलते ही दर्शन के फैंस, जो उसके कट्टर फैंस थे, उन्हें बुरा भी लगा, और कुछ फैंस ऐसे थे जो उसकी डिसीजन से खुश थे। और बुरा लगने वालों फैन में से ही एक फ़ैन था रेणुका स्वामी। रेणुका स्वामी सोच रहा था कि उसके भगवान, उसके आइडल जिनको इतना मानता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। विजय लक्ष्मी उसके लिए एक भगवान की वाइफ थी, मतलब वो भी एक गॉडेस थी। अब ये आप पूरा पर्सपेक्टिव माइंड का गेम है। रेणुका स्वामी एकदम से उस चीज़ को मना करने लगता है, वो इस चीज़ के खिलाफ़ हो जाता है और उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सारा ब्लेम पवित्रा के ऊपर डाल देता है कि उसके भगवान को बर्बाद करने वाली पवित्रा ही है। उसके लिए पवित्रा एक पर्टिकुलरली एक दुष्ट आदमी या दुष्ट औरत बन जाती है। और यहाँ से ही सारी कहानी में ट्विस्ट आता है। और पवित्रा ने जो फर्स्ट वीक में फ़ोटो पोस्ट की थी ऑन हर अकाउंट, ये देख के रेणुका स्वामी बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो उसे कमेंट्स चालू करता है, तुम एक फैमिली को बर्बाद कर रही हो, तुम एक ख़राब औरत हो, तुमने मेरे भगवान को बर्बाद कर रही हो, बहुत सारे कमेंट करता है फ्रॉम एन अननोन अकाउंट। और ये सब देखने के बाद एक हेट्रेड चालू हो जाता है उसका पवित्रा को लेके, नॉट टू दर्शन, स्टिल ही इज़ आइडल फॉर रेणुका, लेकिन पवित्रा को लेके वो एकदम चिढ़ चुका था। और वो बहुत सारे कमेंट्स और हेट्रेड मिलने के बाद पवित्रा जाती है दर्शन के पास टू कंप्लेन कि ये लड़के
ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है और इसे कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। एंड दर्शन यहीं से गलती करना चालू कर देता है। जैसे ही पवित्रा ने ये इन्फॉर्मेशन दर्शन को दी, दर्शन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ये सोचता है कि हाँ, अब इसे रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा ख़राब बोल रहा है। वो अप्रोच करता है राघवेंद्र को। राघवेंद्र के बारे में आपको बता दूं, राघवेंद्र सोशल मीडिया पे एक फ़ैन पेज चलाता था, वो भी दर्शन का। दर्शन उसे अप्रोच करता है और उसे बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है टू एलिमिनेट रेणुका स्वामी। अब राघवेंद्र ने रेणुका स्वामी को रीच किया। उसने कहा कि तुम्हारे आइडल मतलब दर्शन वॉन्ट्स टू मीट यू। और ये सुनते के साथ लाइक ही वॉज इन एस, लाइक वो लिटरली शॉक था। वो बहुत खुश था कि मेरे भगवान मुझसे मिलना चाहते हैं, माई आइडल वॉन्ट्स टू मीट मी एंड दैट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कि जैसे समझो कि मैं SRK अगर मुझे आके ये बोलें कि मुझे आपसे मिलना है, फॉर अ नॉर्मल गाय अ सुपरस्टार सेइंग लाइक दिस, तो वो एकदम मतलब एक्साइटेड। 8 जून को राघवेंद्र पहुंचता है अपोलो स्टोर पे, जहाँ से वो रेणुका स्वामी को पिक करता है इन ए रिक्शा। ये पूरा CCTV में कैद है। तो वो रिक्शा लेते हैं, वहाँ से जाते हैं, फिर एक कार लेते हैं, मतलब रिक्शा से चेंज करके कार में जाते हैं। फिर वहाँ से ये लोग पहुँचते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे ये लोग रेणुका स्वामी का मर्डर करने वाले थे। राघवेंद्र और रेणुका स्वामी ये लोग कार से पहुँचते हैं एक प्लॉट पे जो दर्शन के एक फ्रेंड का था। उस प्लॉट पे पहुँचने के बाद रेणुका स्वामी वॉज कन्फ्यूज्ड कि अगर मतलब मेरे आइडल को या एक फिल्म स्टार को मुझे मिलना होगा तो वो अपने घर पे बुलाएंगे इन अ पब्लिक अपीयरेंस या तो किसी फिल्म के सेट पे। यहाँ पे एक अननोन लोकेशन, एक बेसिकली प्लॉट पे, और वो ये कंफ्यूज था। अचानक से राघवेंद्र और उसके दोस्तों ने रेणुका स्वामी को मारना चालू कर दिया और वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। मतलब रेणुका वॉज नॉट एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ। और वो ये सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है, और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, एक ही इंसान के सामने 5 लोग, कैसे कोई इंसान अपने आप को डिफेंड करेगा। ये लोग रेणुका स्वामी को सुबह लेके गए थे और सुबह से शाम तक लगातार उसे पीटते रहे, कंटिन्यूसली मारते रहे। और शाम को लेट दर्शन अराइव। और रेणुका को ये लगता है कि एज ए मूवी स्टार, मतलब आप अधिकतर साउथ की मूवीज़ में देखते हो कि एक सुपरस्टार आता है और सबको बचाता है। रेणुका थिंक्स इन हिज माइंड कि दर्शन मुझे आए हैं बचाने के लिए। वो ये सोचता रहता है और ये पूरा सिनेरियो इतना विशियस हो गया कि दर्शन आने के साथ अपना पूरा एंगर, पूरा रेज उस पर निकालने लगता है। एज पर द कन्फेशन ऑफ रविंद्र, जो उस पेज का एडमिन है, उसने कहा कि दर्शन ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा, बेल्ट से मारा, पवित्रा ने उसे चप्पलों से मारा, ठीक है, उसे उठा के दीवार पे फेंक दिया, उसे इलेक्ट्रिक शॉक पर दिए, उसके प्राइवेट पार्ट डैमेज हो गए और बहुत ज़्यादा उसके बोन फ्रैक्चर हो गए और ब्लड लॉस हो चुका था। इतना मारा था उसे। और हैवानियत की हद ये हो गई कि ये लोग यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने रेणुका स्वामी के ईयर्स तक कट कर दिए थे। और आप ये सोचिए कि कोई इतना रेज में को 2-3 चांटे मार सकते हो अगर आपको कोई हैरेस कर रहा है तो। पर उसको बेसिकली ये लोग एलिमिनेट करने के मकसद से ही आए थे। उसे मारते मारते इन लोगों ने बेहोश कर दिया। उसके शरीर में जान बची थी, बट इतना ब्लड लॉस और इतना सब कुछ होने के बाद इवेंचुअली रेणुका स्वामी डाइड। और ये होने के बाद दर्शन कम बैक्स टू हिज सेंसेस। अब वो ये सोच रहा है कि ये गलती तो हो चुकी है। दर्शन को ये एहसास हुआ कि ये बहुत भयंकर चीज़ हो गई, अब मैं क्या करूँ। वो राघवेंद्र को 30 लाख रुपए देता है, मतलब बॉडी ठिकाने लगाने के लिए। और ये भी इनको आगाह करता है कि मेरा नाम इस केस में नहीं आना चाहिए। बेसिकली उन्होंने उसे घूस दिया कि तुम अपना नाम इसमें डाल दो और मेरा नाम निकाल देना ताकि मैं बच जाऊँ और मैं तुम्हारी फैमिली का टेक केयर कर लूँगा। और जैसे ही दर्शन ने कहा था, इन लोगों ने बॉडी को ठिकाने लगा दिया, बट उस हिसाब से नहीं लगा पाए क्योंकि 9 जून को बॉडी मिल जाती है। रेणुका स्वामी की डेड बॉडी इन्हें मिल जाती है पुलिस को। और 10 जून को इन्हें ना चाहते हुए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि दर्शन का नाम आए, जो लोग जाकर सरेंडर कर देते हैं। और फिर जब ये पूरा सीन राघवेंद्र पुलिस को बताता है तो CCTV फुटेज निकाली जाती है उस पर्टिकुलर प्लॉट के आसपास। और CCTV फुटेज में पता चलता है कि इस गाड़ी में रेणुका स्वामी को 8 जून को प्लॉट पर लाया गया था, वो गाड़ी किसी और की नहीं थी, दर्शन की थी। लेकिन फिर भी पुलिस एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती है, इन लोगों की करंट लोकेशन निकालती है ऑफ 8 जून। और इन्हें उस टाइम इनको बहुत शौक लगता है कि सब की लोकेशन, राघवेंद्र, कार्तिक, दर्शन, रेणुका, इन सब की लोकेशन एक सेम प्लेस की है। और सबका शक यकीन बदल जाता है कि एक सुपरस्टार इसमें इन्वॉल्व है। यट राघवेंद्र के कन्फेशन होते होते अभी तक दर्शन वॉज नॉट अरेस्टेड। पर ये पूरा सीन अब बहुत ही
ग्लास की तरह साफ हो गया था कि दर्शन इज इन्वॉल्व इन दिस मर्डर। और अब पुलिस के पास इतने एविडेंस थे कि वो दर्शन को अरेस्ट कर सकते थे। वो 11 को मैसूर के एक होटल से दर्शन को अरेस्ट करते हैं, जहाँ पे वो एक मूवी शूट कर रहा था फॉर हिज अपकमिंग वर्क डेविल। और पवित्रा के साथ साथ 11 लोगों को और अरेस्ट किया गया। पवित्रा को इस केस में फर्स्ट एक्यूज का टाइटल मिला और दर्शन को सेकंड एक्यूज का टाइटल मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं पवित्रा ने उसे प्रोवोक किया टू डू दिस हीनियस एक्ट। और अभी करंटली ये कोर्ट में केस चल रहा है। पवित्रा के लॉयर्स ये कह रहे हैं कि पवित्रा ने दर्शन को सिर्फ उसे सबक सिखाने के कहा था, मारने के लिए नहीं। दर्शन का जो लॉयर है वो ये कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, राघवेंद्र ने किया है। और राघवेंद्र ये कह रहा है कि दर्शन ने मुझे 30 लाख रुपीज़ दिए थे उसे मारने के लिए। तो ये पूरा सिनेरियो अभी तक अवेलेबल है और इसका केस प्रोसीडिंग अभी भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि भी बहुत लोग दर्शन को डिफेंड कर रहे हैं, उसका साइड ले रहे हैं कि हमारे भगवान ये चीज़ नहीं कर सकते। वेल, सारे सबूत दर्शन के खिलाफ हैं, बट नो वन नोज़ क्या होगा। अभी ये केस लाइमलाइट में है, इवेंचुअली इट कैन ट्रैक अवे सून। बट किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पापा खो दिया, क्योंकि रेणुका स्वामी की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसका होने वाले बच्चे के पास आज बाप का साया नहीं होगा। तो यही थी मेरी पूरी कहानी ये पूरे सिनेरियो के ऊपर। आप ज़रूर से कमेंट बताइएगा आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर स्टोरी के हिसाब से, कौन सही है कौन गलत और किसने क्या खोया। थैंक यू।